अ, दो, दोस्तों, समाज शास्त्र की इस बहुरंगी दुनिया में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा विषय है जिस विषय को पढ़ते हुए और जिस विषय को पढ़ाते हुए मैंने अपनी जीवन यात्रा में अनेक सारे अनुभव किए और वे अनुभव धीरे धीरे समाज शास्त्र की बहुत व्यापक समझ के साथ में जुड़ते चले गए। असल में मैंने समाजशास्त्र का अध्ययन 1969 से शुरू किया, जब मैं बीए का विद्यार्थी था। अब तक समाजशास्त्र को समझने की मेरी अपनी जो कोशिश है, वह कोशिश जारी रही। अ, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर समाजशास्त्र का एक व्याख्याता रहा। समाजशास्त्र की दुनिया में एक सीनियर स्टूडेंट के रूप में मैंने अपने आप को स्थापित किया और जितने भी विद्यार्थी थे जो समाजशास्त्र के साथ जुड़ रहे थे, उनके साथ मेरी अपनी उपलब्धता अनेक अवसरों पर मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ देती चली गई। विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से जो हमारी सक्रियताएं हैं, उन सक्रियताओं में मुझे ऐसा लगता है कि समाजशास्त्र की समझ के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक, अगर आपको उत्तरदायी आलोचनात्मक नागरिक बनना है, एक इंक्लूसिव करेक्टर का अगर आपको विद्यार्थी बनना है, तो फिर आपको समाजशास्त्र की समझ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की बहुत जरूरत है। यह विषय इसलिए बहुत ज्यादा अर्थपूर्ण है। अगर कोई इसकी उपेक्षा करता है तो ये मान लीजिए कि वो समाज की उपेक्षा कर रहा है, और समाज की उपेक्षा करने का मतलब है स्वयं की अपनी उपेक्षा। और इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको उस उपेक्षा के माहौल से निकालने की कोशिश करूं। बहुत लोग हैं जो कि आपको इस उपेक्षा के माहौल से निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आपको उस उपेक्षा के दलदल में धकेल देंगे। धकेलने की वह जो कोशिश है, यह अनेक स्तरों पर जारी है। जो जिसको आप उपभोक्तावादी समाज कहते हैं, जिसको आप बाजार वाला समाज कहते हैं, उस बाजार वाले समाज में पाए जाने वाले या उभरने वाले जो विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थान हैं, टेक्स्ट बुक्स के चीप प्रेजेंटेशंस हैं, जो बड़े सतही प्रेजेंटेशंस हैं, या चीप का मतलब सतही से है, जो यहाँ पर ऐसी भी चीजें हैं जो पासबुक्स के रूप में और कीज के रूप में आपके सामने आ जाती हैं। वो आपको समाजशास्त्र की समझ नहीं देते, वो आपको समाज की उपेक्षाओं के दलदल का हिस्सा बना देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि समाज की एक समझ, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या और उसके विकास में आपका अपना एक अर्थपूर्ण योगदान, ये सब ना हो पाए। और इसलिए वे कोशिश करते हैं कि इस तरह की सतही टेक्स्ट बुक्स, पासबुक्स, कोचिंग सेंटर्स, इनके माध्यम से वो आपको समाजशास्त्र की एक समझ विकसित कर दें। हम और आप अपनी भाषा में इसको एक सिलेक्टिव समझ कह सकते हैं। सिलेक्टिव समझ का मतलब है केवल उतना ही जानो जितना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर है, उतना ही जानो जितना जरूरी है, उसमें आप कुछ भी नहीं जान पाते, क्योंकि उतना ही जानने के लिए आपको बहुत कुछ जानना होता है। समाज के द्वारा स्वयं को पहचानना और स्वयं की अपनी समझ के द्वारा समाज के विभिन्न पक्षों को पहचानने की और परखने की कोशिश, यह है समाजशास्त्र। इसलिए अगर मैं कहूं कि समाजशास्त्र की कोई परिभाषा दी जाए, तो कोई परिभाषा संभव हो नहीं सकती। जो लोग परिभाषा देने की कोशिश करते हैं, वो केवल एक शब्द जाल बुनने का प्रयास करते हैं। हालांकि
प्रत्येक विषय में शब्द जाल बुना जाता है। लेकिन अगर मैं उस शब्द जाल को थोड़ा सरल तरीके से प्रस्तुत करूं तो ये कहूं कि समाज की जो एक यात्रा है आधुनिकता के माहौल में, उस समाज की आधुनिकता के माहौल की यात्रा को समझने और परखने की वैज्ञानिक और आलोचनात्मक कोशिश, यह समाजशास्त्र है। मैंने इसलिए शब्द इस्तेमाल किया है कि आधुनिकता के साथ में। लेकिन आधुनिकता के साथ समाज को समझने का मतलब यह नहीं होगा कि हम परंपराओं के संदर्भ में समाज को भूल जाएं या उनकी हम चर्चा ना करें। अतीत को समझे बिना वर्तमान को नहीं समझा जा सकता, और वर्तमान को जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो आप भविष्य का एक ढांचा विकसित करने की कोशिश करते हैं। भविष्य का ढांचा जब आप विकसित करते हैं तो सृजनात्मकता सामने आती है, कल्पनाशीलता सामने आती है, और वह सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता वह वर्तमान से और अतीत से निर्मित होती है। इसलिए अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन स्वरूपों को साथ लेकर के चलना, दोनों ही पक्षों के साथ भविष्य को समझने की कोशिश और भविष्य के निर्माण की कोशिश अतीत और वर्तमान के आधार पर, और अतीत और वर्तमान को समझते हुए हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, हमारी अपनी दिशा क्या होनी चाहिए, इन सब पर हम लोग अपने आने वाली सीरीज में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा मैंने इसलिए शुरू की क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज संविधान दिवस है, और संविधान दिवस का मतलब है कि हम उन मूल्यों की बात करें जो एक नागरिक के रूप में हमको स्थापित करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन हम भारत के लोग भारत के लोगों के साथ साथ के साथ जुड़े हुए हैं, विश्व के साथ जुड़े हुए हैं। तो विश्व के अंदर जो विकास हो रहा है उसमें हमारे अपने जो संविधान के मूल्य है, सार्वभौमिक मूल्य हैं, वो लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, ये जितने भी मूल्य हैं वह मूल्य केवल भारतवर्ष के नहीं है, वह समूचे विश्व के विकास का एक खाका खींचते हैं, और वही समाजशास्त्र के विकास का भी एक खाका खींचते हैं। समाजशास्त्र के उस विकास को समझने के लिए हमने आज का दिन चुना कि हम समाजशास्त्र की उस समझ को धीरे धीरे विकसित करते जाएंगे, ताकि आप भविष्य में समझ सकें कि हमारे लिए सामाजिक न्याय कितना जरूरी है, हमारे लिए सामाजिक लोकतंत्र कितना जरूरी है, हमारे लिए समानता कितनी जरूरी है, हमारे लिए एक उत्तरदायी नागरिकता का बोध कितना जरूरी है। सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं और सामाजिक एनकाउंटर्स को समझने के लिए किस प्रकार की तर्क संगतता हमारे बीच में होनी चाहिए। जो ढांचे हमने विकसित किए हैं, परिवार के रूप में, पड़ोस के रूप में, नातेदारी के रूप में, समुदाय के रूप में, विभिन्न सामाजिक समूहों के रूप में, इन सबको हम समझने की कोशिश करें। अनौपचारिक ढांचों के साथ साथ हमने औपचारिक ढांचे भी विकसित किए हैं। राज्य हमारे सामने है, कानून हमारे सामने है, अनेक प्रकार के संस्थागत ढांचे हमारे सामने हैं जो औपचारिक रूप से हमको प्रभावित करते हैं। इन औपचारिक संस्थाओं को शिक्षा है, जनमत है, इन सबको अनौपचारिक संस्थाओं के साथ, परिवार के साथ, नातेदारी के साथ, पड़ोस के साथ जोड़ने के लिए मीडिया एक माध्यम बन जाता है। तो हम उस मीडिया को समझने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास करें। हम ये जाने कि हम हैं क्या, ऐसे कौन से पक्ष हैं जिसने हमको विवश किया कि एक मनुष्य के रूप में हम मनुष्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करें। ऐसे कौन से पक्ष हैं जिसने हमको प्रेरित किया कि हम प्रकृति के साथ संतुलनकारी संबंधों की चर्चा करते करते इतने असंतुलित हो जाएं कि आज मानव और प्रकृति के इस द्वंद्व का परिणाम हमें एनवायरमेंटल डिसेस्टर के रूप में देखना पड़े, और हमको लगे कि ये पर्यावरण के अंदर उत्पन्न होने वाला संकट धीरे धीरे समूची मानवीय सभ्यता के लिए
बहुत हानिकारक हो सकता है, संहारक हो सकता है। ऐसे अनेक सारे पक्ष हैं दोस्तों। लोकतंत्र हमारे लिए कितना जरूरी है, स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी जरूरी है, हमारे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, इन सारी स्वतंत्रताओं के जो पक्ष हैं, इन पक्षों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्वतंत्र नहीं है दोस्तों, अगर आपकी वैचारिकी में स्वतंत्रता नहीं है, अगर आप में वैचारिक लोकतंत्र नहीं है, तो लोग आपको अपना अधीनस्थ बनाने की कोशिश करेंगे। और जब अधीनस्थ बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी चेतना पर, आपके दिमाग पर वो नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जिसे हम कहते हैं कैप्टिव माइंड। उस कैप्टिव माइंड को खत्म करने की जरूरत है। एक फ्री माइंड सोशियोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए समाज शास्त्र के अंदर एक स्वतंत्रता मूलक चेतना होनी चाहिए। वह स्वतंत्रता मूलक चेतना जिसमें आप कई सवाल उत्पन्न कर सके, जैसे परिवार क्यों जरूरी है, क्या परिवार के बिना भी हम अपने सामाजिक संबंधों की स्थापना कर सकते हैं, नातेदारी हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्या वो है नातेदारी व्यक्तिवाद में किसी प्रकार का कोई संघर्ष स्थापित करती है, या व्यक्तिवाद के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए उस नातेदारी को समझना जरूरी है। उस नातेदारी का उस प्रशासन तंत्र से क्या संबंध है, जिस प्रशासन तंत्र को हम ये कहते हैं कि ये वैध है, इसमें तार्किकीकरण की प्रक्रिया है, आस्था के बीच में और विज्ञान के बीच में किस प्रकार का अंतर्द्वंद है, और वह अंतर्द्वंद हमारी वैचारिकी को किस जगह ले जाकर के स्थापित करता है। इन सबको समझने का प्रयास हम समाजशास्त्र के अंदर धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। ये जो सीरीज है, यह सीरीज मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सरल तरीके से, सरल तरीके का मतलब ये नहीं होगा कि हम भाषा के साथ, समाजशास्त्र की भाषा के साथ कोई समझौता करेंगे, लेकिन समाजशास्त्र की उस भाषा को समझने के लिए और उसे विकसित करने के लिए हमारी अपनी कोशिश ये रहेगी कि हम उसे बहुत सरल शब्दावली के साथ आपके सामने प्रस्तुत करें, और फिर उसे धीरे धीरे जटिलता की तरफ ले जाने का प्रयास करें, ताकि सरल भाषा से आप समाजशास्त्र की भाषा को समझ सकें। भाषा की समझ असल में संस्कृति की समझ भी है, और भाषा की समझ का विकास संस्कृति के बदलाव का सूचक है। अगर भाषा में बदलाव नहीं होता, नई संदर्भ हमारे सामने नहीं आती, और वैकल्पिक आधुनिकताएं भी नहीं आती, बहुआयामी आधुनिकताएं भी नहीं आती। आज हो क्या रहा है कि हम पश्चिमी आधुनिकता या यूरोपियन आधुनिकता को ही आधुनिकता का एकमात्र अर्थ समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रत्येक समाज जब विकसित होता है तो वह बदलाव की प्रक्रिया से गुजरता है, और बदलाव की प्रक्रिया में जब वह परंपराओं को, अनेक तरह के स्टीरियोटाइप्स को, अनेक तरह के पूर्वाग्रहों को खत्म करता है और उनकी जगहों पर नई प्रकार की वैचारिकी को, नए मूल्यों को, नई कार्य प्रणालियों को, नए रीति रिवाजों को, नई सोच को स्थापित करता है, तो इसका मतलब ये है कि आधुनिकता है। और वो आधुनिकता हमारी अपनी देशज हो सकती है, वो आधुनिकता अगर संस्कृति के क्षेत्र में है तो सांस्कृतिक आधुनिकता हो सकती है, वह आधुनिकता अगर राजनीति के क्षेत्र में है तो राजनीतिक आधुनिकता हो सकती है। इन आधुनिकताओं के नए नए संदर्भ हमारे सामने उभर करके आते हैं, और इन सब संदर्भों की चर्चा हम समाजशास्त्र के अंदर बड़ी व्यापकता के साथ करने का प्रयास करते हैं। फिर वो चाहे आगस्त कुंत हो, चाहे मैक्स वेबर हो, चाहे कार्ल मार्क्स हो, चाहे एमिल दुर्खाइम हो, या समकालीन समाजशास्त्रियों में हम किसी को भी जोड़ सकते हैं, चाहे वो हैबरमास हो, चाहे पियरे बोर्दी हो, भारतीय संदर्भ में वो जीएस घुरिये भी हो सकते हैं, वो AR देसाई भी हो सकते हैं, वो दीपांकर गुप्ता भी हो सकते हैं, और इन सब के अलावा मैं और आप भी हो सकते हैं। क्योंकि समझ तो प्रत्येक में है। मैंने जितने नाम लिए वो अपनी उस व्यवस्थित समझ को विकसित कर रहे थे, और उसे सिद्धांतों के साथ, अवधारणाओं के साथ जोड़ करके नई नई भाषाई ढांचों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे। हमारी अपनी कोशिश ये होगी कि हम इन सबको समझें, और इन सबको समझ करके अपनी सैद्धांतिक, अपनी वैचार की, अपने दृष्टिकोण,
अपनी तार्किकता को विकसित करें और उसके आधार पर समाज को और समूचे विश्व को समझने का प्रयास करें। अगर हम समूचे विश्व को समझेंगे, यानी मानव समाज को, तो फिर हम अपने समाज को भी समझ सकते हैं और स्वयं को भी समझ सकते हैं। और इसलिए हमारी अपनी इस श्रृंखला में समाज शास्त्र का वैश्विक चरित्र, समाज शास्त्र का राष्ट्रीय चरित्र, समाज शास्त्र का क्षेत्रीय चरित्र, न केवल क्षेत्रीय चरित्र बल्कि समाज शास्त्र का वैज्ञानिक चरित्र भी, जो वैज्ञानिक नहीं, समाज शास्त्र का स्थानिक चरित्र भी हमारे सामने आएगा। वह स्थानिक चरित्र जो आपकी ढाणी से निकलता है, जो आपके पड़ोस से निकलता है, जो आपके क्षेत्र से निकलता है, और उस क्षेत्र से निकलते हुए उस लोक को समझते हुए, उस पक्ष को समझते हुए समूचे विश्व को समझने का प्रयास। और उस विश्व ने हमारे अपने लोक को, हमारे अपने क्षेत्र को, हमारी अपनी समझ को कैसे प्रभावित किया है, और उस प्रभाव से हम अपने आप में और अपने आसपास के माहौल में किस प्रकार का बदलाव महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार के बदलाव की अपेक्षा करते हैं, बदलाव करने वाली एजेंसीज कौन सी हैं, हम उन एजेंसीज को किस प्रकार के बदलाव के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं या उन्हें निर्देशित करना चाहते हैं। और अगर वो एजेंसीज हमको निर्देशित कर रही हैं तो क्या हम उन निर्देशों को माने, उसमें संशोधन की बात करें, या उन्हें अपने वर्तमान संदर्भों को ध्यान में रखते हुए उन्हें रिजेक्ट करने का प्रयास करें और उसकी जगह विकल्प लाने की कोशिश करें। ये हमारी इस पूरी की पूरी श्रृंखला का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। और मैं ये मानता हूँ और मैं आप सबको ये आश्वस्त भी करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के इस सीरीज के अंदर इन सब पक्षों को समझेंगे ताकि समाजशास्त्र के नए नए संदर्भ हमारे सामने आ सके। एक पुरातन समाजशास्त्र ओल्ड सोशियोलॉजी से न्यू सोशियोलॉजी की तरफ, एक डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी से एनालिटिकल और क्रिटिकल सोशियोलॉजी की तरफ, एक एकेडमिक सोशियोलॉजी से पब्लिक सोशियोलॉजी की तरफ, और एक इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी से रिफ्लेक्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव सोशियोलॉजी की तरफ जाने की हमारी अपनी कोशिश होगी। और मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि समूचा प्रयास हमारे और आपके दोनों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगिता मूलक होगा, बहुत ज्यादा अर्थपूर्ण होगा। इस माध्यम से मैं भी अपनी समझ को और अधिक व्यापक करने की कोशिश करूंगा, और उस समझ के साथ अगर मैं आपकी समझ में व्यापकता का और तार्किकता का थोड़ा बहुत भी पुट रख पाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपने इस प्रयोजन के अंदर सफल हो रहा हूँ। समाजशास्त्र की वह समझ देने की कोशिश करूंगा जिस समझ के आधार पर आप सब अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी प्रतियोगिताओं में, अपनी परीक्षाओं में, अपने परिवार में, अपने राज्य में और समूचे विश्व में अपने आप को एक उत्तरदायी, चेतनशील, लोकतांत्रिक नागरिक के रूप में स्थापित कर सकेंगे। और समतावादी लोकतांत्रिक समाज, जो ध्येय है समाजशास्त्र का, जो एनलाइटनमेंट का ध्येय है, उसे आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे और दूसरों की जिंदगी का हिस्सा बने, इसकी आप एक बहुत व्यवस्थित कोशिश करेंगे। इसलिए एक समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आपको विकसित करना और समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आप अन्य विद्यार्थियों को विकसित करके एक लोकतांत्रिक परिवेश विकसित कर सकें, एक बाहुल्यता मूलक परिवेश विकसित कर सकें, इस उद्देश्य के साथ हम अपनी इस सीरीज को आज संविधान दिवस से प्रारंभ कर रहे हैं। समय समय पर इस सीरीज के बारे में सूचनाएं आपको देते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि हम किन किन विषयों पर बात करेंगे। आज मैंने केवल आपके सामने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ये प्रस्तुत किया है कि मेरा अपना उद्देश्य क्या है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में एक सामूहिक जो ओपिनियन होती है, एक जो सामूहिक प्रयास होते हैं और जो सामूहिक कोशिश होती है, वो कोशिश हमारे सामने निकल करके आएंगी। आपने मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।